नमस्कार। हमारे अतिथि के इस अंक में हमने एक विशेष व्यक्ति को आमंत्रित किया है। विशेष मैं यूं कहूंगा क्योंकि हमारी कुछ उत्सुकताएं हैं। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम किस रूप में अलग अलग जगहों पर मतलब भारत के अलावा बसे हुए हैं, ये एक स्वाभाविक से उत्सुकता हर किसी में है। और जिनको हमने आमंत्रित किया है उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए कि वो क्या हैं। मैं बिल्कुल नटशेल में बताना चाहूंगा। आप लेखक हैं, चिंतक हैं और हिंदी भाषा और साहित्य से दिल से जुड़े हुए हैं। आप बहुत कार्य है आपका। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले विधिवत रूप से अनिल शर्मा जोशी का आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। अनिल जी, पूरा देश राममय हो रहा है। अब देश तो हो ही रहा है, लेकिन हमें सारी दुनिया से खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी कई देश हैं जो राममय हो रहे हैं। तो मेरी सबसे पहली उत्सुकता, क्योंकि आपने देश विदेश में इतनी यात्राएं की है और लेखन और संस्कृति की दृष्टि से, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि कौन कौन से देश अभी होंगे दुनिया में जहां पर हम कह सकते हैं कि राममयता के रंग अपने पूरे मतलब शबाब पर है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बड़ा प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज जब पूरा देश राम में हो गया है और 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है अयोध्या में आए, उमड़ पड़े, तो ऐसे में एक विशेष महत्व की बात यह है कि राम और भारतीय संस्कृति ये भौगोलिक दृष्टि से केवल भारत तक सीमित नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो मैं उस दृष्टि से पूरे विश्व को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला दक्षिण पूर्व एशिया का ये जो भाग है, जो बाली है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, चीन है, बर्मा है, हमारे सार्क के देश हैं जैसे नेपाल है, उधर लाओस कंबोडिया भी। जी, लाओस कंबोडिया है जिसमें महत्वपूर्ण आरोकाट के मंदिर हैं। तो एक क्षेत्र तो ये हुआ। दूसरा क्षेत्र जिसके बारे में आज विशेष रूप से हम बात करेंगे वो गिरमिटिया देश है। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से आया, जिनको ऐसे भारतीय जिनको विदेशों में ले जाया गया और ले जाकर गन्ना मजदूरों के रूप में उनसे काम कराया गया। ये 1834 से ये परंपरा शुरू हुई। पहले मॉरिशस में गए, फिर फिजी में भी 80 के दशक में गए, फिर उसके बाद ये सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, इन सब देशों के अंदर भी ये लोग थे। तो इन देशों में बहुत ही सशक्त रामायण की और राम की परंपरा है, इतनी सशक्त जिसकी शायद भारत में कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने जैसे फिजी में 4 वर्षों तक संस्कृति अधिकारी के नाते, द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति के नाते काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैं गहराई से समझ पाया कि उस देश में राम और रामायण का क्या प्रभाव है और वो जड़ें कितनी गहरी हैं। इसी प्रकार से मेरा जाना सूरीनाम हुआ, त्रिनिदाद हुआ। तो ये जो जितने भी अपने गिरमिट देश इनको हम कहते हैं, जो भारत के सबसे सशक्त मित्र हैं इस दुनिया में, उन देशों में राम और रामायण की परंपरा बहुत विशेष है। और जहां तक दक्षिण पूर्व एशिया की बात है, तो मैं कहा ये करता हूं कि ये जो अलग अलग देशों की हम बात करते हैं, ये जो नेशन स्टेट की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, ये 200-300 साल पुरानी ही कल्पना है। इससे पहले देश इस तरह से बटे हुए नहीं थे। सांस्कृतिक दृष्टि से जैसे भारतीय जब आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा रियासतें थी, तो राजनीतिक दृष्टि से तो वो अलग रहे होंगे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से शंकराचार्य ने चारों तरफ मठ बनाए। तो उसी दृष्टि से ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बाली और ये सारे भी जितने भी देश हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से उस भारतीयता का विस्तार है। अनिल जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब ये जानने की उत्सुकता होती है, यहाँ बैठे बैठे मान लीजिए अब फिजी हजारों किलोमीटर दूर है, एक उनकी अलग संस्कृति भी लोकल जिसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे में अन्य देशों में जो राम का स्वरूप या रामायण का स्वरूप है, क्या उसमें वहां की जो विशेषताएं हैं क्या वो भी अंदर पनपती गई या अब्जॉर्ब होती गई? जी, ये महत्वपूर्ण है कि उसमें स्थानीय तत्वों का भी जो है, सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होता रहा। मुझे ध्यान आया आपकी बात से कि अभी जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ मॉरिशस में, तो हमने फिजी के एक आदिवासी उनको विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जिन्होंने रामायण का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया था। अच्छा। तो ऐसे ही मैं ये सिर्फ इसकी जो गहराई है और जो सघनता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे दुनिया में एकमात्र देश मॉरिशस है जिसने संसद में कानून बनाकर रामायण सेंटर को स्थापित किया। 2001 में मॉरिशस के संसद में एक
कानून पारित किया गया और जिसमें कहा गया कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक रामायण सेंटर की स्थापना करना आवश्यक है और वो की जानी चाहिए। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि वो पहले इस रूप में आया कि हिंदुओं में सांस्कृतिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए, तो उस पर विरोध हुआ। उसने कहा कि इसको तो हमको करना चाहिए कि सभी मॉरिशस वासियों में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए इसकी स्थापना करना आवश्यक है। और 2001 में वो पारित हुआ। 2002 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसका शिलान्यास किया और 2007 में वो रामायण सेंटर बना। उसमें राजेंद्र अरुण, जो वो उसके प्रमुख थे, वीनू अरुण जी, जो विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव रही, उनकी धर्मपत्नी हैं, वो आज उसको संभाल रही है, क्योंकि राजेंद्र अरुण जी का भी कुछ वर्ष पूर्व देहांत हुआ है। मुझे सौभाग्य मिला कि 2016 में हमने फिजी में एक रामायण सम्मेलन किया था, अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। तो उस सम्मेलन में राजेंद्र अरुण जी और वीनू अरुण जी दोनों पधारे थे। हम अगर ये मान के चलें कि जो भाषा का इस्तेमाल है, जब फिजी में आप थे और वहां पर जो प्रस्तुतियां हुई, जो स्थानीय कलाकार थे, जो उन्होंने मंचन किया रामलीला का या अन्य रामायण के अन्य तत्वों का, तो भाषाई तौर पे अगर हम देखें तो वो हमसे क्या थोड़े से अलग हैं इस मामले में? जो एक आम हिंदुस्तानी अगर सुनता है उसको, तो क्या वो उतना ही आसानी से उसको समझ पाएगा? मतलब भाषा किस रूप में प्रिजर्व्ड है वहां? देखिए, बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया आपने। इसको जानने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये हमारी भाषा, रामायण और राम पहुंचे वहां पर। जब अंग्रेजों ने भारत से मजदूरों को ले गए हुए, तो उस समय उनको मजदूरों की आवश्यकता थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इनके साथ कोई धर्म ग्रंथ, कोई मंदिर की सामग्री, कोई पढ़ने लिखे विद्वान ये न जाए। तोताराम सनाडे, जो फिजी के थे, जो बहुत मशहूर हुए बाद में, उन्होंने किताब लिखी फिजी में मेरा जो समय रहा उसके ऊपर उन्होंने, और बहुत प्रसिद्ध किताब थी जिसको बैन भी हो गई थी उस समय। तो जब कुछ भी नहीं था उनके पास, ना कोई मंदिर, ना कोई विद्वान, ना कोई शास्त्र, कुछ भी ऐसा नहीं था, उनके पास केवल दो चीजें थी, एक रामायण, एक हनुमान चालीसा। तो उसको लेकर गए। और वो उनके लिए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग गए थे ऐसे देशों के अंदर, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, तो उसके कारण से अवधि उनको बहुत सरल थी। और वो वी.एस. नायपाल, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और जो टिनिनाड के भी थे, उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम पढ़ते थे, रामायण ये ऐसी चीज है जिसको हम जीते थे, ये वी.एस. नायपाल ने कहा। और सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखिए कितना महत्वपूर्ण था कि फिजी में एक नारा जब रामायण का पाठ होता है उसके बाद लगाया जाता है, वो है रामायण महारानी की जय। अभी महारानी कौन है? इसका मतलब ये है, उसका एक निहितार्थ ये था कि हम विक्टोरिया को महारानी नहीं मानते, हमारी महारानी रामायण है। जब भारत में नारे लगते थे राजा रामचंद्र की जय, तो उस समय की वो सत्ता जिसने, जो उनको प्रिय नहीं थी और जिसने भारत को गुलाम बना रखा था, वो सत्ता नहीं थी। हमारे राजा कौन है? राम। और उसके कारण से जो वहां पर रामायण का स्वरूप विकसित हुआ, उसके दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु यह है, जैसे मैं फिजी में था, वहां 2000 से ज्यादा रामायण मंडलियां थी, और उनकी विशेषता यह है कि रामायण मंडलियां के वहां पर मंगलवार और शनिवार को कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि उनके रामचरितमानस का पाठ होता है उन दिनों। अच्छा। तो आप किसी और दिन ही आप कोई कार्यक्रम करते हैं। मैं तो कल्चर सेंटर का डायरेक्टर रहा, तो वो संभव नहीं है वहां पर। तो उन लोगों ने जो रामायण है उसके साथ जो रामायण मंडलियां हैं, उन्होंने न केवल धार्मिक काम किया बल्कि सांस्कृतिक काम भी किया। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि वहां पर जो स्कूल बनाए गए हैं, जो भारतीय, क्योंकि भारतीयों को तो शिक्षा सबसे प्रिय है, उसमें 90% स्कूल इन्हीं रामायण मंडलियों ने बनाए। अच्छा। यानी कि शिक्षा का जो विकास फिजी के अंदर हुआ, उसके अंदर इन रामायण मंडलियों का सबसे ज्यादा हाथ है। और ऐसे बहुत सारे स्कूलों में मुझे भी जाने का मौका मिला। तो एक संपूर्ण, एक समग्र विकास की दृष्टि से इन रामायण मंडलियों का बहुत हाथ रहा है, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे ट्रिनिडाड हो, सब स्थानों के ऊपर। अनिल जी, फिजी और मॉरिशस पे तो काफी विस्तार से हमें एक चित्र उभरा मन में। अब रह जाते हैं सूरीनाम और ट्रिनिडाड टोबैगो। ये मानसिक रूप से भी थोड़े से दूर पड़ते हैं, उनके बारे में समझना। और आधे लोगों को तो ऐसे पूछा जाए शायद वो मैप पर नहीं दिखा पाएंगे, बहुत ही ज्यादा दूर हैं यहाँ से। तो वहां पर मतलब इसका क्या स्वरूप है, इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का? देखिए, जो ट्रिनिडाड है
त्रिनिदाद एक बहुत सशक्त भारतीय संस्कृति का वाहक के रूप में रहा है। जैसे आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है त्रिनिदाद में जिसका नाम है दीपावली नगर। अच्छा। जैसी दीपावली वहां मनाई जाती है, दिवाली नगर उसको बोलते हैं, वैसी शायद ही भारत के किसी स्थान पर मनाई जाती हो। हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया तो वहां से हमने विद्वानों को आमंत्रित किया और वो जो विद्वान थे वो ऐसा लगा कि भाषा रामायण के प्रति और राम के प्रति उनका लगाव शायद दुनिया में सबसे ज्यादा था। और वहां पर भी एक बहुत सशक्त परंपरा है जिसमें सैकड़ों स्कूल हैं जिसमें इनका पाठ किया जाता है और उनके जितने भी अनुयायी हैं जो लोग उसको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनको हिंदी नहीं आती परंतु रामायण आती है, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं, हजारों लोग त्रिनिदाद में भी हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने कहा कि जो एक सांस्कृतिक वैचारिक नेतृत्व है वो इन देशों में उन लोगों को मिला जो रामायण में प्रचारक थे। प्रचारक कैसे कि जैसे रामायण की टीम होती है, कोई तबला बजा रहा है, कोई चौपाइयों की प्रस्तुति कर रहा है, एक व्यक्ति होता है जो सूत्रधार होता है। ये जो सूत्रधार होता है वो आमतौर पर बाद में जैसे प्रोफेसर सुब्रमण्यम बहुत बड़े लेखक हैं फिजी में, वो कभी सूत्रधार थे। अच्छा। ऐसे ही डायस्पोरा के आप बड़े बड़े लेखकों को आप देखेंगे इन देशों के तो आप पाएंगे कि वो कभी न कभी रामायण के अंदर उन्होंने सूत्रधार, इसलिए वैचारिक नेतृत्व जो है वो रामायण के इन्हीं लोगों के माध्यम से मिला। और यही बात जो त्रिनिदाद के बारे में सत्य है वही सूरीनाम के बारे में सत्य है। और हम जानते ही होंगे कि सूरीनाम में जो इस समय जो प्रमुख जिम्मेवारी है राष्ट्रपति हैं वो एक भारतीय हैं। तो सूरीनाम और त्रिनिदाद में बहुत सशक्त और इसी तरह से ज्ञान। एक बात विशेष जो हुआ कि बहुत से गिरमिटिया अफ्रीका में भी गए थे, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, युगांडा, इन देशों के अंदर भी बहुत सारे लोग गए थे। तो अभी हम डायस्पोरा पर राम में इस रविवार को कार्यक्रम कर रहे थे तो उसमें यह है जो 22 तारीख का कार्यक्रम है वो घाना में भी बहुत जबरदस्त जश्न मनाया गया। अच्छा। तो ये विस्तार शायद भारतीयों के भी ध्यान में नहीं है कि अफ्रीका में भी राम को लेकर और रामायण को लेकर यही गिरमिटिया गए थे। तो ये पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के विस्तार में बहुत दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण आया। अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है बात की, लेकिन घड़ी की सुई कुछ और कह रही है। मन में और बातें तो बहुत है जानने की, लेकिन चलते चलते एक बिंदु को छूना चाहूंगा। हमने गिरमिटिया देशों में जो रामायण से जुड़े बिंदु हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए। चूंकि आपने विकसित देशों की भी यात्रा की है पश्चिम के, तो मैं संक्षेप में यह जानना चाहूंगा कि जैसे गिरमिटिया देशों में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ देखा जाता है, तो क्या वहां पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जी रामायण को लेके? यात्रा ही नहीं की बल्कि मैं रहा हूँ 5 वर्ष में ब्रिटेन में रहा हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, अरुण गोविल जिस समय मैं वहां पर था एक बार उनको हमने बुलाया था कार्यक्रम के लिए। विश्वास कीजिए फिजी में सुआ उसकी राजधानी है, वहां पर 1-1.5 मील की पंक्ति थी उनके कार्यक्रम के लिए पास लेने के लिए। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी पर इतनी लोकप्रिय था और उनको हमको मतलब लोगों से बचाना पड़ा। तो बहुत लोकप्रिय है। जहां पर आपने पश्चिमी देशों की बात की, चाहे वो ब्रिटेन है या फिर अमेरिका है, देखिए राम और दीपावली, व्यक्तियों में राम और त्योहारों में दीपावली, ये भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक चिन्ह है दुनिया के अंदर। मैं जब ब्रिटेन में था तो वहाँ अक्षरधाम जहाँ मैं रहता था नॉर्थ फैमिली में, उसके पास ही अक्षरधाम में जब दीपावली होती है तो 50, 100, 200 लोग नहीं, हजारों लोग चारों तरफ से पूरे लंदन से वहां पर जैसे नव वर्ष की वहां पर एक कार्यक्रम होता है और उसमें आतिशबाजी वगैरह होती है, उसको देखने के लिए वहां जुड़ते हैं, राम का स्मरण करते हैं। तो जो पश्चिमी देश हैं वो भी बहुत हद तक भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में राम, दीपावली, रामायण इनको मानते हैं। और इसका एक अगर कोई चिन्ह है तो देखिए आज जो है उसी अफ्रीका से आए हुए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार से अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय वो तो ये दिखा रहा है कि भारतीय संस्कृति के ये प्रतीक चिन्ह राम, दीपावली, रामायण, ये दुनिया में हमारी संस्कृति को लेकर गए और इसको बाहर से ज्यादा हमें रेखांकित करने की आवश्यकता है। अनिल जी, आपसे बातचीत करके तो यही कहने का मन कर रहा है कि प्रभु श्री राम पूरे विश्व के हैं। समय निकालकर आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, हमारे श्रोताओं के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिलचस्प बातें हुई आज। जी, बहुत शुक्रिया।